रामपुर राज्य अपनी न्यायप्रियता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसका श्रेय जाता था राजा अजीत सिंह को, जिनका न्याय का घंटा दरबार के बाहर हमेशा न्याय की प्रतीक्षा में बजता रहता था। उनकी प्रजा उन्हें अपना पालक मानती थी। लेकिन हर खुशी की एक सीमा होती है। एक रात जब महल की सुनहरी दीवारों पर चांद की रोशनी फिसल रही थी, राजा अजीत सिंह अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सोए थे। अचानक उनकी छाती में एक असहनीय पीड़ा उठी, जिसने उनकी नींद को झकझोर दिया। वे कराहते हुए चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर द्वार पर खड़ा पहरेदार घबराकर अंदर भागा। महाराज, क्या हुआ? क्या किसी ने? दर्द से बेहाल राजा ने अपनी छाती को कसकर दबाते हुए कहा। पहरेदार, जल्दी जल्दी महारानी सुमित्रा को बुलाकर लाओ, मुझे उनसे कुछ कहना है। पहरेदार बिजली की गति से महारानी के कक्ष की ओर दौड़ा। कुछ ही पलों में महारानी सुमित्रा, जिनकी आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहा था, राजा के पास पहुंच गईं। नाथ, यह आपको क्या हो गया है? राजा का चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी सांसें उखड़ रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, सुमित्रा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। यह सुनकर सुमित्रा की आंखें भर आई। नहीं महाराज, ऐसी अशुभ बात न कहें। मैं अभी राजवैद्य को बुलाती हूँ, वे अपने उपचार से आपको शीघ्र ही स्वस्थ कर देंगे। राजा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अब उन्हें बुलाना व्यर्थ है महारानी। मुझे साक्षात मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं मरने से पहले तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राजा का हाथ पकड़कर कहा, कहिए महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ। आप जो कहेंगे मैं वह अवश्य पूरा करूँगी। राजा अजीत सिंह ने गहरी सांस ली और बोले, महारानी, तुम यह तो जानती हो कि जिसने भी न्याय के लिए दरबार के बाहर लटका हुआ घंटा बजाया, हमने उसे कभी निराश नहीं किया। हमने हर किसी को उचित न्याय दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद भी न्याय के घंटे की गरिमा धूमिल न हो। हमारी प्रजा को हमेशा न्याय मिलता रहे। और यह तुम ही कर सकती हो सुमित्रा, केवल तुम, क्योंकि हमारे बाद तुम ही तो हो जो राजगद्दी संभालोगी। वे कुछ देर रुके, सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए बोले, राजकुमार राजेंद्र अभी बहुत छोटे हैं, केवल 1 वर्ष के। जब तक वह बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हें ही इस देश की बागडोर संभालनी है। तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। इसीलिए मैं तुमसे यह वचन मांग रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। राजा की बात सुनकर सुमित्रा ने अपनी भीगी पलकें उठाईं और दृढ़ता से बोली, ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ कि रामपुर के दरबार में जो कोई भी न्याय मांगने आएगा उसे उचित न्याय मिलेगा। मैं कभी भी न्याय के घंटे का अपमान नहीं करूँगी। राजा के चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान फैल गई। बस बस महारानी, अब हम चैन से मर सकेंगे। इतना कहकर राजा अजीत सिंह ने वहीं दम तोड़ दिया। महारानी सुमित्रा अपने पति के निर्जीव शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। महल में मातम छा गया। जल्द ही पूरे राज्य में राजा अजीत सिंह की मृत्यु का दुखद समाचार फैल गया। अगले दिन पूरे सम्मान और राजकीय परंपराओं के साथ राजा अजीत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। हर आंख नम थी, हर दिल में दुख था। 13 दिन बाद महारानी सुमित्रा ने राजमहल के बाहर अपनी प्रजा को संबोधित किया। रामपुर के निवासियों, उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, महाराज ने अपनी मृत्यु से पहले रामपुर की राजगद्दी मुझे सौंपी थी। मैं आप सभी की राय जानना चाहती हूँ। उनके इस कथन पर भीड़ में एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया और झुककर बोला, महारानी, आज से आप इस देश की राजमाता हैं। हमें आपको राजगद्दी सौंपने में कोई ऐतराज नहीं है। उसकी बात सुनकर पूरी भीड़ ने एक स्वर में चिल्लाया, राजमाता की जय, राजमाता की जय। सुमित्रा ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, ठीक है भाइयों, जब तक राजकुमार राजेंद्र राजगद्दी संभालने योग्य नहीं हो जाते,
तब तक के लिए मैं इस राज्य का राजकाज अपने हाथों में लेती हूँ। महाराज ने जिस न्याय की परंपरा को जीवित रखा था वह हमेशा जीवित रहेगी। आज के बाद जिसे भी न्याय मांगना हो वह इस घंटे को बजा दे, उसे तत्काल ही उचित न्याय मिलेगा। इस घटना के बाद राजमाता सुमित्रा ने बड़ी कुशलता और न्यायप्रियता के साथ रामपुर का राजकाज संभाला। वह अपने सभी कर्तव्यों को निभाती रहीं, लेकिन उनके दिल के एक कोने में अपने बेटे राजकुमार राजेंद्र की परवरिश की जिम्मेदारी भी थी। इस प्रकार वर्षों बीतते गए और रामपुर एक बार फिर अपनी समृद्धि और न्याय के लिए प्रसिद्ध हो गया। राजमाता सुमित्रा ने बड़ी सूझबूझ से राजकाज चलाया। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और न्याय का घंटा कभी खाली नहीं रहा। राजकुमार राजेंद्र अब 1 साल के शिशु नहीं, बल्कि एक तेजस्वी और युवा योद्धा बन चुके थे। राजमाता का ध्यान अब पूरी तरह से अपने पुत्र की परवरिश और राज्य के भविष्य पर केंद्रित था। एक दिन जब सुमित्रा अपने कक्ष में बैठी थी, एक सैनिक ने सूचना दी, राजमाता की जय हो। राजमाता गजब हो गया। प्रधानमंत्री आरित सिंह स्वर्ग सिधार गए। यह सुनकर सुमित्रा उदास हो गई। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। वे हमारे सबसे विश्वसनीय सेवक थे। राजमाता सोच में डूब गई। तभी कक्ष में राजकुमार राजेंद्र ने प्रवेश किया। माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या बात है? सुमित्रा ने अपने पुत्र को देखा और कहा, राजकुमार, अभी अभी सेवक ने सूचना दी है कि प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। मैं यह सोचकर परेशान हूँ कि अब हम किसे नया प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजेंद्र ने सहजता से कहा, इसमें इतना सोचने की क्या आवश्यकता है माँ? राज्य के किसी भी बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति को यह पद सौंप दीजिए। सुमित्रा ने एक लंबी सांस ली। राजकुमार, तुम नहीं जानते, कई पीढ़ियों से स्वर्गीय प्रधानमंत्री आरित सिंह के वंश के लोग ही प्रधानमंत्री बनते आए हैं। यह एक परंपरा है जिसे हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया था। अब उनके वंश में उनका एकमात्र पुत्र वीरेंद्र सिंह ही है। राजेंद्र के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन माँ, हमने तो सुना है कि वीरेंद्र सिंह ठीक आदमी नहीं है। वह हर समय रागरंग और अय्याशी में डूबा रहता है। सुमित्रा ने भारी मन से कहा, हाँ राजकुमार, उसके विषय में हमने भी यही सुना है, पर हम क्या करें? अगर हम उसके स्थान पर किसी और को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो लोग कहेंगे कि हमने वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया। इसीलिए न चाहते हुए भी हमें वीरेंद्र सिंह को ही नया प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। मैं यही सोचकर परेशान हूँ कि क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा। राजेंद्र ने अपनी माँ की परेशानी को महसूस किया। यदि ऐसी बात है राजमाता, तो आप चिंता न करें। आप निर्भय होकर वीरेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री बना दीजिए। मैं हमेशा उस पर कड़ी नजर रखूंगा। जब भी वह कोई गलत कार्य करने की कोशिश करेगा, मैं उसी समय आपको सूचित कर दूंगा। बेटे के इस आश्वासन से सुमित्रा को कुछ राहत मिली। उन्होंने उसी समय वीरेंद्र सिंह को राजमहल में बुलवाया। वीरेंद्र सिंह आया, लेकिन उसकी चाल में कोई सम्मान या दुख नहीं था। वीरेंद्र सिंह, राजमाता ने कहा, तुम्हारे पिता के निधन की सूचना पाकर हमें बेहद दुख हुआ। वे बहुत अच्छे आदमी थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वीरेंद्र सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उदास होने का नाटक करते हुए गर्दन झुकाए खड़ा रहा। वीरेंद्र सिंह, सुमित्रा ने आगे कहा, हम तुम्हें रामपुर का नया प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम इस पद की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाओगे। जी राजमाता, वीरेंद्र सिंह ने धीरे से कहा, मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। धन्यवाद। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी, एक ऐसी चमक जो महत्वाकांक्षा और कपट से भरी थी। वह वहां से चला गया और उसके जाने के बाद राजमाता के मन में एक अज्ञात भय ने घर कर लिया। सचमुच वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री का पद तो संभाल लिया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह हमेशा की तरह रामपुर की प्रसिद्ध राजनीति की माया के भवन में पड़ा रहता था।
इधर महल में खुशियों का माहौल था। राजकुमार राजेंद्र का विवाह अजीतगढ़ राज्य की राजकुमारी अंजू के साथ हुआ। विवाह के बाद राजकुमारी अंजू बारात के साथ रामपुर आ गईं। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव में डूबा हुआ था। लेकिन इस जश्न के पीछे एक गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। वीरेंद्र सिंह राजनीति की माया के भवन में बैठकर अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहा था। अरे राजनीति की माया, उसने हंसते हुए कहा, अब मेरी योजना को पूरा करने का समय आ गया है। अगर इस योजना में तुम मेरा साथ दो तो मैं वादा करता हूँ कि रामपुर का राजा बनने के बाद मैं तुम्हें अपनी महारानी बना लूंगा। माया, जिसने अपनी सुंदरता और चतुराई से कई अमीरों को अपने इशारों पर नचाया था, मुस्कुराई। इसके लिए मुझे क्या करना होगा प्रधानमंत्री जी? यह हुई ना बात। वीरेंद्र सिंह ने उत्साहित होकर कहा, सुनो, मैं तुम्हें अपनी योजना पूरे विस्तार से बताता हूँ। और फिर वीरेंद्र सिंह ने माया को अपने कपटपूर्ण मंसूबे बताए। सारी योजना जानने के बाद माया ने कहा, ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगी। वाह! वीरेंद्र सिंह ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी। मजा आ गया। उसकी आंखों में राजा बनने की भूख साफ झलक रही थी और माया अपने लालच में उस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। वीरेंद्र सिंह की योजना के अनुसार अगले ही दिन उसने राजकुमार राजेंद्र से बात की। राजमहल के भव्य दरबार में उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, आपके विवाह के शुभ अवसर पर मेरी एक इच्छा है। राजकुमार राजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए प्रधानमंत्री जी, आपकी क्या इच्छा है? वीरेंद्र सिंह ने कहा, युवराज, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपके विवाह की खुशी में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शिकार पर चलें। क्या कहते हैं? राजेंद्र, जो वीरेंद्र सिंह के मन के छल से अनजान थे, उन्होंने सहजता से उत्तर दिया, ठीक है प्रधानमंत्री जी, हमें आपकी बात मंजूर है। राजमाता से आज्ञा लेकर राजकुमार राजेंद्र उसी दिन वीरेंद्र सिंह के साथ शिकार के लिए वन की ओर चल पड़े। जैसे ही वे वन में पहुंचे, वीरेंद्र सिंह ने कहा, राजकुमार, मेरी एक और इच्छा है। राजेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, हाँ कहिए प्रधानमंत्री जी, आपकी और क्या इच्छा है? वीरेंद्र सिंह ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, युवराज, मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपके तरकश से राजकीय तीरों से जंगली जानवरों का शिकार करूँ। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? राजेंद्र को यह बात थोड़ी अजीब लगी। और ऐसा क्यों प्रधानमंत्री जी? अरे राजकुमार, वीरेंद्र सिंह ने तुरंत जवाब दिया, मैंने सुना है कि राज परिवार के सदस्यों के तीरों की नोक राज्य के लोहार बहुत पैनी बनाते हैं। मैं आज उस धार का वार देखना चाहता हूँ। देखो कि आखिरकार उस वार में कितना दम होता है। राजेंद्र को वीरेंद्र सिंह की बात पर विश्वास हो गया। ठीक है, हमें अपना तीर तुम्हें देने में कोई ऐतराज नहीं है प्रधानमंत्री जी, आज आप देख ही लीजिए। यह कहकर राजकुमार राजेंद्र ने अपने तरकश के तीर वीरेंद्र सिंह को दे दिए और उसके साधारण तीर स्वयं ले लिए। तीरों की अदला-बदली के बाद दोनों ने वन में प्रवेश किया। वीरेंद्र सिंह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। योजना के अनुसार नर्तकी माया अपने सेवक के साथ वन में तालाब के पास पहुंच गई होगी। उसने सोचा, उधर वन में एक तालाब के पास एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी स्त्री के वेश में बैठी माया ने अपने सेवक काशीनाथ से कहा, काशीनाथ, बहुत प्यास लग रही है, जाओ मटके में तालाब का पानी भर के ले आओ ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। काशीनाथ, जो यह सब समझ नहीं पा रहा था, मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं मालकिन को आज क्या सूझी है कि स्वयं वृद्धा का वेश धारण करके मुझे साथ लेकर इस वन में आ गई है। इनका क्या उद्देश्य है? तालाब के पास पहुंचकर काशीनाथ ने जैसे ही मटका पानी में डुबाया, दूसरी ओर झाड़ियों के पास से गुजरते हुए वीरेंद्र सिंह और राजकुमार राजेंद्र ने आवाज सुनी। राजकुमार सुनिए, वीरेंद्र सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है झाड़ियों के दूसरी ओर कोई जंगली जानवर तालाब के पास पानी पी रहा है। राजेंद्र ने उत्साहित होकर कहा, तो देर किस बात की है प्रधानमंत्री जी, चढ़ाओ कमान पर तीर और लगाओ निशाना।
जरा हम भी तो देखें कि तुम्हारा निशाना कैसा है। राजकुमार की बात सुनकर वीरेंद्र सिंह ने तुरंत तीर कमान पर चढ़ाया। उसने निशाना लगाया और तीर को झाड़ी की ओर छोड़ दिया। वीरेंद्र सिंह का तीर झाड़ियों को पार करके तालाब के किनारे बैठे काशीनाथ की पीठ में जा लगा। दर्द से चिल्लाता हुआ काशीनाथ तालाब के किनारे गिर पड़ा। चिल्लाने की आवाज सुनकर राजकुमार राजेंद्र चौंक गए। प्रधानमंत्री जी, लगता है आपके तीर का निशाना कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि कोई मनुष्य बना है। मुझे भी ऐसा ही लगता है राजकुमार, वीरेंद्र सिंह ने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा। आइए झाड़ियों के उस पार चलकर देखते हैं। दोनों उस दिशा में चल पड़े। उधर माया दौड़कर काशीनाथ के पास पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काशीनाथ के प्राण उड़ चुके थे। माया ने उसका सिर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने का नाटक किया। कुछ देर बाद वीरेंद्र सिंह और राजकुमार राजेंद्र वहां पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, माई तुम रो क्यों रही हो? माया ने रोते हुए कहा, हाय, मेरे बेटे की लाश मेरी गोद में पड़ी है, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि मैं क्यों रो रही हूँ। न जाने किसने मेरे इकलौते बेटे की हत्या कर दी। यह सुनकर वीरेंद्र सिंह ने खेद भरे स्वर में कहा, माई हमें क्षमा करो, यह अपराध हमसे हुआ है। भूलवश हम ही तुम्हारे बेटे के हत्यारे बन बैठे हैं। हम तुम्हारे बेटे को पुनः जीवित तो नहीं कर सकते, पर इसके बदले तुम हमसे जो भी मांगोगी हम तुम्हें वही देने के लिए तैयार हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? माया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, हत्यारे, तुम मेरी इच्छा के बारे में पूछते हो, मुझे धन दौलत का लोभ दे रहे हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल न्याय चाहती हूँ। न्याय? तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। अगर मुझे कुछ दे सकते हो तो न्याय दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल, वीरेंद्र सिंह ने कहा, जैसा आप चाहो माई। अगर आप न्याय चाहती हैं तो आपको अपने पुत्र के शव के साथ रामपुर के दरबार में उपस्थित होना होगा। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि वहाँ तुम्हें सच्चा न्याय मिलेगा। दोनों वहाँ से चले गए। कुछ दूर चलने पर राजकुमार राजेंद्र ने वीरेंद्र सिंह से कहा, प्रधानमंत्री जी, वृद्धा के बेटे की मृत्यु के कारण अब मेरा मन आखिर में नहीं लगेगा। हम वापस लौटना चाहते हैं। वीरेंद्र सिंह ने तुरंत सहमति दी। ठीक है, बिल्कुल जैसी आपकी आज्ञा राजकुमार। दोनों उसी समय रामपुर की ओर वापस लौट गए। अब मंच तैयार था और षड्यंत्र का अगला चरण शुरू होने वाला था। बूढ़ी स्त्री के रूप में राज नर्तकी माया ने अपने सेवक काशीनाथ का शव लेकर रामपुर के राजमहल के बाहर न्याय का घंटा बजाना शुरू कर दिया। घंटे की आवाज राज दरबार तक पहुंची, जहां राजमाता सुमित्रा, वीरेंद्र सिंह और राजकुमार राजेंद्र बैठे थे। सुमित्रा ने घंटे की आवाज सुनकर सोचा, लगता है कोई दुखी न्याय मांगने आया है। हमें उसे तुरंत दरबार में बुलाकर उसकी फरियाद सुननी चाहिए। राजमाता ने सैनिक को आज्ञा दी, जाओ, राजमहल के बाहर जो भी न्याय के घंटे को बजा रहा है उसे राज दरबार में ले आओ। जो आज्ञा राजमाता, कहकर सेवक दरबार से निकल गया। कुछ ही देर में वह काशीनाथ के शव को हाथों में उठाए माया के साथ दरबार में पहुंचा। माया ने शव को नीचे रखा और करुण स्वर में बोली, दुहाई है राजमाता, दुहाई है, मुझे न्याय चाहिए। सुमित्रा ने संवेदना से पूछा, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, हमें बताओ। माया ने रोते हुए कहा, राजमाता, किसी हत्यारे ने मेरे इकलौते बेटे को मार डाला है। क्या तुम हत्यारे के बारे में कुछ जानती हो? राजमाता, माया ने एक नाटकिया अंदाज में कहा, मैं हत्यारे के बारे में जानती तो हूँ, पर डरती हूँ कि आप उसे दंडित नहीं कर पाएंगी। सुमित्रा का चेहरा गंभीर हो गया। बूढ़ी माँ, शायद तुम नहीं जानती हो कि इस दरबार में सच्चा न्याय होता है। दोषी चाहे हमारा बेटा ही क्यों न हो, हम उसे अवश्य दंड देंगे। माया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और राजकुमार राजेंद्र की ओर इशारा करते हुए बोली, तो सुनिए राजमाता, राजकुमार राजेंद्र ने ही मेरे बेटे की हत्या की है।
यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। सुमित्रा चौंक गई। यह तुम क्या कह रही हो बूढ़ी अम्मा? राजमाता, मैंने राजकुमार पर झूठा आरोप नहीं लगाया है। मेरे पास इस बात का सबूत भी है कि हत्या राजकुमार ने ही की है। तुम्हारे पास क्या सबूत है, मुझे बताओ। माया ने अपनी धोती के अंदर से एक तीर निकालकर राजमाता की ओर बढ़ाते हुए कहा, राजमाता, इसी तीर से राजकुमार ने मेरे बेटे की हत्या की है। सेवक ने माया से तीर लेकर राजमाता तक पहुंचाया। तीर को देखते ही सुमित्रा का दिल बैठ गया। ओह, यह तो वास्तव में ही राजकुमार राजेंद्र का तीर है। इस पर सूर्य का राजचिन्ह बना हुआ है। अब क्या होगा? क्या मुझे अपने ही बेटे को दंड देना होगा? सुमित्रा सोच में पड़ गई। उन्हें सोच में पड़ा देख माया ने तुरंत कहा, राजमाता, किस सोच में पड़ गईं? मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि आप दोषी को दंड नहीं दे पाएंगी। सुमित्रा ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और राजकुमार राजेंद्र से पूछा, राजकुमार, यह वृद्धा स्त्री जो कह रही है, क्या वह सच है? राजकुमार राजेंद्र ने खड़े होकर कहा, राजमाता की जय हो। वृद्धा के बेटे की हत्या मुझसे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री वीरेंद्र सिंह के हाथों हुई है। सुमित्रा ने तीखे स्वर में कहा, लेकिन वृद्धा ने जो तीर हमें दिखाया है वह तो तुम्हारा है, और वह कह रही है कि इसी तीर से उसके पुत्र की हत्या हुई है। तब राजकुमार राजेंद्र ने तीरों की अदलाबदली के बारे में सुमित्रा को पूरी बात बताई। राजमाता ने तुरंत वीरेंद्र सिंह से पूछा, प्रधानमंत्री जी, क्या राजकुमार का कथन सत्य है? वीरेंद्र सिंह ने अपनी आंखें नीचे झुका ली और कहा, राजमाता, क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन राजकुमार जो भी कह रहे हैं वह सरासर झूठ है। मैंने आंखें करने के लिए इनसे इनके तीर नहीं मांगे थे। पता नहीं राजकुमार मुझ पर बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ आपका, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। यह सुनकर राजकुमार राजेंद्र क्रोध से भर उठे। प्रधानमंत्री, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वीरेंद्र सिंह ने एक बनावटी दुहक का भाव दिखाते हुए कहा, अरे राजकुमार, क्षमा करें। अपने को दोषी पाकर आप झूठ बोलने पर उतर आएंगे, यह हमने कभी सोचा नहीं था। बुढ़िया सच कह रही है राजमाता, आपके सामने सबूत है। आप देख सकती हैं कि उसके बेटे को राजकुमार ने ही मारा है। सबूत सामने है और न्याय मांगने वाला भी सामने है। बाकी सब आप पर है राजमाता। सुमित्रा ने बूढ़ी स्त्री से कहा, तुम्हारे द्वारा पेश किए गए सबूत से सिद्ध हो गया है कि तुम्हारे पुत्र की हत्या राजकुमार राजेंद्र ने ही की है। अब हम तुमसे ही पूछते हैं कि राजकुमार को क्या सजा दी जाए। माया की आंखों में एक दुष्ट चमक थी। उसने कहा, राजमाता, मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प रही हूँ, उसी प्रकार राजकुमार भी अपने संबंधियों के वियोग में जीवन भर तड़पे। मैं चाहती हूँ कि राजकुमार को देश निकाला दे दिया जाए। इस मांग को सुनकर सुमित्रा एक बार फिर सोच में डूब गई। राजकुमार का विवाह हुए अभी केवल 2 ही दिन हुए हैं। उनकी पत्नी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। ऐसे समय में राजकुमार को देश निकाला देना क्या राजकुमारी अंजू के साथ अत्याचार नहीं होगा? तभी उनके कर्तव्यबोध ने उन्हें झकझोरा। यदि मैं पुत्र और पुत्रवधू के मोह में फंस गई तो न्याय का नाम कलंकित हो जाएगा। लोग हमारे न्याय पर थूकेंगे। कुछ भी हो, मैं इस बूढ़ी स्त्री के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। दृढ़ निर्णय करके उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार, हमारा न्याय तुम्हें दोषी पाता है, इसीलिए हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इसी समय हमारे राज्य से जीवन भर के लिए चले जाओ। क्या राजमाता? राजकुमार ने हक्का बक्का होकर पूछा, आप यह क्या कह रही हैं? सुमित्रा ने कठोरता से कहा, राजकुमार, हमसे बहस मत करो। याद रखो, न्याय अंधा होता है। यह केवल सबूतों पर टिका होता है। सारे सबूत तुम्हारे विरुद्ध हैं, इसीलिए तुम अपराधी सिद्ध हो चुके हो। राजकुमार का चेहरा पीड़ा और अपमान से भर गया। ठीक है राजमाता, यदि आपका ऐसा ही आदेश है तो मैं आपकी बात मानूंगा।
मैं इसी समय इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ। प्रणाम राजमाता। राजकुमार ने सुमित्रा को प्रणाम किया और तेजी से दरबार से निकल गए। उनके जाने के बाद सुमित्रा ने बूढ़ी स्त्री से कहा, मैं तुम्हारे न्याय देखकर बहुत खुश हूँ। राजकुमारी अंजू ने जब इस फैसले को सुना तो वह परेशान हो गई। दूसरी ओर प्रधानमंत्री वीरेंद्र सिंह खुश होकर राजनृत्य की माया से कह रहे थे, वाह माया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वृद्धा स्त्री का अभिनय तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, मजा आ गया। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, सब आपकी कृपा है प्रधानमंत्री जी। राजमाता सुमित्रा अपने कक्ष में बैठी सोच रही थी। आज तक नाज नखड़ों में पला बड़ा राजेंद्र इस समय पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। उधर चलते चलते राजकुमार राजेंद्र एक घने और भयानक जंगल में पहुँचे। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, लगता है कि उस बूढ़ी स्त्री और प्रधानमंत्री वीरेंद्र सिंह की आपस में कोई मिलीभगत थी, तभी तो यह सब कुछ मेरे साथ हुआ। राजमाता ने मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। जंगल में भटकते हुए उन्हें दूर एक आश्रम नजर आया। यह आश्रम वाल्मीकि ऋषि का था। राजकुमार राजेंद्र आश्रम में पहुँचे और वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। ऋषि ने अपने दिव्य नेत्रों से राजकुमार के दुख को भांप लिया। चिरंजीवी हो वत्स, तुम कौन हो और इस भयावह जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमार राजेंद्र ने अपनी आपबीती वाल्मीकि ऋषि को बताई, कैसे उनके साथ षड्यंत्र हुआ और उन्हें राज्य से निकाल दिया गया। गुरुदेव, उन्होंने अपनी कहानी पूरी करने के बाद कहा, मैं अपना बाकी का जीवन आपके आश्रम में रहकर बिताना चाहता हूँ। वाल्मीकि ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, तुम आराम से इस आश्रम में रह सकते हो। उसी दिन से राजकुमार राजेंद्र वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में एक साधारण मनुष्य बनकर रहने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे करीब 1 महीना बीत गया। राजमाता सुमित्रा पुत्र के वियोग में कुछ दिन तो निढाल रहीं, लेकिन फिर उनके कर्तव्यबोध ने उन्हें मजबूत बनाया और वह पहले की तरह राजकाज देखने लगी। एक दिन कुछ मंत्री उनके पास प्रधानमंत्री वीरेंद्र सिंह की शिकायत लेकर आए। राजमाता की जय हो। राजमाता, प्रधानमंत्री वीरेंद्र सिंह इन दिनों अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। वे सारा दिन राजनीति के भवन में मदिरा के नशे में चूर पड़े रहते हैं। सुमित्रा ने उनकी बात पर विचार किया और फिर कहने लगी, मैं भी कई दिनों से प्रधानमंत्री को दरबार में अनुपस्थित देख रही हूँ। आप लोग फिक्र न कीजिए, हम इस बारे में वार्तालाप करेंगे। मंत्रियों के जाने के बाद सुमित्रा ने सोचा, आज हमें स्वयं राजनीति की माया के भवन पर चलना चाहिए, ताकि रंगे हाथ पकड़े जाने पर प्रधानमंत्री वीरेंद्र सिंह को लज्जा का एहसास हो। यह सोचकर सुमित्रा उसी समय राजनीति की माया के भवन की ओर चल पड़ी। राजमाता सुमित्रा जब माया के भवन पर पहुंची तो कक्ष के अंदर से आती हुई आवाजें सुनकर वे रुक गईं। माया प्रधानमंत्री वीरेंद्र सिंह से कह रही थी, प्रधानमंत्री जी, पूरा 1 महीना बीत गया है, क्या आप अपना वादा भूल गए? सुमित्रा कक्ष के बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। माया अंदर कह रही थी, प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि आप जल्द ही रामपुर का राजा बनने के बाद मुझे अपनी महारानी बना लेंगे। वह समय अब कब आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल माया, वीरेंद्र सिंह ने लापरवाही से कहा, वह समय बहुत जल्द ही आएगा। लेकिन तुम इस गलतफहमी में न रहो कि मैं तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा। यह आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? माया ने धमकी भरे लहजे में कहा, ध्यान रखिए, यदि आप अपने वादे पर अटल नहीं रह सके तो मैं राजमाता के पास जाकर सारी बात बता दूंगी। वीरेंद्र सिंह ने ठहाका लगाया, अब देखो, मैं मानता हूँ माया कि तुमने मेरे कहने पर बुढ़िया का रूप धरकर राजमाता से न्याय मांगा था। बेचारी राजमाता को क्या पता कि हत्या तुम्हारे बेटे की नहीं बल्कि एक अनाथ सेवक की हुई थी, और राजकुमार राजेंद्र ने नहीं बल्कि वह तीर हमने चलाया था। सुमित्रा का दिल धक से रह गया। यह सब कुछ राजमाता को नहीं पता। वीरेंद्र सिंह ने आगे कहा,
इस राज को केवल और केवल मैं और तुम ही जानते हैं। माया ने अपनी धमकी दोहराई। तो फिर मैं राजमाता को सब बता दूंगी। वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर क्रोध और क्रूरता का भाव आ गया। तुम्हारी धमकी ने मेरे बंद आंखें खोल दी हैं, माया, और अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वीरेंद्र सिंह ने अपनी तलवार निकाली और माया के सीने में भोंक दी। माया का शरीर निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर कक्ष के बाहर खड़ी सुमित्रा सारी बात जानकर हैरान रह गई। इसका मतलब है मैंने अपने निर्दोष बेटे को देश निकाले की सजा दे दी। उनके मन में एक गहरा पश्चाताप जागा। माया की हत्या करके वीरेंद्र सिंह जैसे ही कक्ष के बाहर निकला तो सामने राजमाता को देखकर वह हैरान हो गया। राजमाता, आप यहाँ? हाँ वीरेंद्र सिंह, सुमित्रा ने दृढ़ता से कहा। मैंने तुम्हारी और माया की सारी बातें सुन ली हैं। वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था। तब तो बहुत अच्छा हुआ राजमाता कि अब आपके मरने का समय भी बहुत नजदीक आ चुका है। दुष्ट, सुमित्रा ने अपनी तलवार खींचते हुए कहा। मौत मेरी नहीं तेरी आई है। राजमाता पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने जल्दी से वीरेंद्र सिंह के तलवार का वार झेला। दोनों आपस में तलवारों से एक दूसरे पर घातक वार करने लगे। वीरेंद्र सिंह की जवानी और ताकत के आगे सुमित्रा की उम्र कम थी, लेकिन उनका गुस्सा और प्रतिशोध उन्हें शक्ति दे रहा था। सुमित्रा ने अवसर पाकर तलवार से वीरेंद्र सिंह की गर्दन उड़ा दी। दुष्ट, तेरे किए की सजा तुझे मिल गई। दूसरी ओर वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में राजकुमार राजेंद्र से बात कर रहे थे। राजकुमार, तुम जब से हमारे आश्रम में आए हो कुछ खोए खोए से रहते हो। न कुछ खाते हो न कुछ पीते हो। तुम्हें क्या दुख है राजकुमार, बताओ। नहीं गुरुदेव, राजेंद्र ने उदास स्वर में कहा। मुझे कोई दुख नहीं है, हम साफ साफ देख सकते हैं। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से कहा। हमारी अनुभवी आंखों से कुछ छिपा नहीं है। बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। राजेंद्र ने अंततः अपना दिल खोल दिया। गुरुदेव, मेरी चिंता का कारण है मेरी नवविवाहित पत्नी राजकुमारी अंजू। विवाह के तुरंत बाद ही मुझे देश निकाला हो गया था। न जाने अंजू मेरे वियोग में किस प्रकार दिन काट रही होगी। कैसी होगी वह। अच्छा तो यह बात है, ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम्हें अपनी पत्नी की याद आ रही है, तो क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। हाँ गुरुदेव, राजेंद्र ने उत्सुकता से कहा। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन यह कैसे संभव होगा। ठीक कहते हो राजकुमार, ऋषि ने कहा। राजकुमारी अंजू से मिलने के लिए तो तुम्हें रामपुर के महल में जाना होगा, और अगर तुम्हें वहाँ किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। लोग समझेंगे कि राजमाता की आज्ञा से ही तुम राजमहल में छिप छिप कर आते हो। इस प्रकार राजमाता की न्याय की गरिमा धूल में मिल जाएगी। राजेंद्र निराश हो गए। तो फिर मैं किस प्रकार अपनी पत्नी से मिल सकूंगा। राजकुमार निराश न हो, हम तुम्हें एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाए और राजमाता की कीर्ति पर भी कोई आंच नहीं आएगी। ऐसा कौन सा उपाय है गुरुदेव। तो सुनो, वाल्मीकि ऋषि ने कहा। हम तुम्हें एक ऐसी माला देते हैं जिसे तुम अपने गले में पहनते ही अदृश्य हो जाओगे। ऐसी अवस्था में तुम सब कुछ देख सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। उस माला को पहनकर तुम बिना रोक टोक के राजकुमारी अंजू के पास जा सकते हो और तुम्हें कोई देख भी नहीं सकेगा। इस प्रकार सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाल्मीकि ऋषि ने अपनी योग शक्ति से एक माला प्रकट की और उसे राजकुमार को दे दिया। राजकुमार राजेंद्र उत्सुकता से उस जादुई माला को देखने लगे। और हाँ राजकुमार, ऋषि ने एक चेतावनी दी। एक बात याद रखना, अगर तुमने इस माला को गले से उतार दिया तो उस अवस्था में जो कोई भी तुम्हें महल में देख लेगा वह पत्थर का बन जाएगा। राजेंद्र चौंक गए। तो गुरुदेव, क्या मुझे देखते ही राजकुमारी अंजू भी पत्थर की हो जाएगी। नहीं नहीं, ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा।
राजकुमारी अंजू और राजमाता सुमित्रा पर यह बात लागू नहीं होती। वे पत्थर की नहीं बनेंगी। ठीक है गुरुदेव। राजेंद्र ने राहत की सांस ली। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी समय रामपुर चला जाऊं? ठीक है, ऋषि ने कहा। इस समय रात होने वाली है। तुम यह रात अपनी पत्नी के साथ गुजारकर सुबह होने से पहले वापस चले आना। हाँ ठीक है गुरुदेव। जैसी आपकी आज्ञा। ऋषि को प्रणाम करके खुश होकर राजकुमार राजेंद्र वहां से चले गए। जब वह रामपुर के राजमहल के बाहर पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। राजकुमार ने तुरंत ही माला पहन ली और महल में प्रवेश किया। माला पहनते ही वह अदृश्य हो गए और निडर होकर महल में चलने लगे। किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। जब वह राजकुमारी अंजू के शयन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने अपने गले की माला उतारकर अपनी जेब में रख ली। राजकुमारी अंजू अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। राजेंद्र ने धीरे से उन्हें पुकारा, राजकुमारी अंजू देखो मैं आ गया हूँ। राजकुमारी अंजू ने पुकार सुनकर जल्दी से आंखें खोल दी और राजकुमार को देखकर खुशी से बोली, राजकुमार आप? हाँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तब अंजू तेजी से बिस्तर से उतरकर राजकुमार के कदमों को पकड़कर रोते हुए बोली, स्वामी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? अंजू होनी को कोई नहीं टाल सकता। धीरज रखो। अब मैं रोज रात को छिपकर तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे भी तुम्हारी याद सताती है। वह रात उसने अंजू के पास ही गुजारी। सुबह भोर होने से पहले ही उसने राजकुमारी अंजू को विदा कहा और वहां से चल पड़ा। लेकिन जल्दबाजी में वह माला गले में दोबारा पहनना भूल गया। कक्ष से बाहर निकलते ही उसका सामना 2 पहरेदारों से हो गया। राजकुमार आप? पहरेदारों ने चौंक कर कहा। राजेंद्र ने डरकर सोचा, अरे इन्होंने तो मुझे देख लिया। लेकिन अगले ही पल वह चौंक पड़े। दोनों पहरेदार पत्थर की मूर्ति बन गए थे। अरे मैं तो गले में माला पहनना ही भूल गया। राजकुमार ने जल्दी से माला अपनी जेब से निकाली और गले में पहन ली। अदृश्य होकर वह वहां से भाग गए। सुबह होने पर राजमाता ने जब पहरेदारों की पत्थर की मूर्ति देखी तो वह चौंक गई। ओह, यह तो शंकर और रामू पहरेदार की मूर्तियां हैं। क्या कल रात हमारे महल में कोई तांत्रिक आया था जो इन दोनों को पत्थर की मूर्त बना गया? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उस दिन के बाद राजकुमार राजेंद्र रोज रात को छिपकर राजकुमारी अंजू से मिलने आने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद एक दिन राजकुमारी अंजू को बेहोशी आई और वह जमीन पर गिर पड़ी। राजवैद्य को बुलाया गया। उन्होंने अंजू का उपचार किया और राजमाता से कहा, राजमाता घबराने की कोई बात नहीं है। राजकुमारी अंजू मां बनने वाली है। क्या? राजमाता आश्चर्य से बोली। हाँ राजमाता, मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी ही राजकुमारी को होश आ जाएगा। यह तो खुशी की बात है। आप निश्चिंत रहिए। राजवैद्य के जाने के बाद जब राजकुमारी अंजू होश में आई तो राजमाता ने उनसे पूछा, राजकुमारी अंजू जानती हो राजवैद्य ने तुम्हारी बेहोशी का क्या कारण बताया था? तुम मां बनने वाली हो। यह सुनकर राजकुमारी अंजू हक्की बक्की सी राजमाता की ओर देखने लगी। अंजू चौंकने का नाटक मत करो। राजमाता ने कठोर स्वर में कहा, सच सच बताओ कि तुम्हारे पेट में यह किसका पाप पल रहा है? मेरा बेटा तो विवाह होते ही तुमसे दूर चला गया था। राजमाता, अंजू ने रोते हुए कहा, मुझ पर इतना घिनौना लांछन न लगाओ। मैं आपके बेटे की संतान की ही मां बनने वाली हूँ। उनके अलावा कोई मेरे करीब नहीं आया है। क्या बक रही हो राजकुमारी? मेरी बात पर विश्वास करने के लिए आपको आज रात का इंतजार करना पड़ेगा। रात को ही आपको सच और झूठ का पता चल जाएगा। ठीक है, राजमाता ने दृढ़ता से कहा, मैं रात होने की बेसब्री से प्रतीक्षा करूंगी। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम दोषी पाई गयी तो मैं तुम्हें उचित दंड दूंगी। यह कहकर राजमाता तेजी से कक्ष से बाहर निकल गयी। रात होते ही
राजकुमारी ने राजमाता को अपने कक्ष में बुला लिया और उन्हें पर्दे के पीछे छिपने को कहा। कुछ देर बाद ही राजकुमार राजेंद्र ने उस कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने जल्दी से अपने गले की माला उतार दी। ऐसा करते ही वह दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर पर्दे के पीछे छिपी राजमाता सुमित्रा चौंक पड़ी। ओह, यह तो सच में ही राजकुमार राजेंद्र है। राजकुमारी अंजू ने कहा, स्वामी बात ही कुछ ऐसी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? राजेंद्र ने खुशी से कहा, तुम माँ बनने वाली हो? यह तो खुश होने की बात है। अंजू, तुम उदास क्यों हो रही हो? स्वामी, राजमाता मेरे चरित्र पर शक करती हैं। वे कहती हैं कि मेरी कोख में पलने वाला बच्चा न जाने किसका है। यह कहकर राजकुमारी रोने लगी। तभी पर्दे के पीछे से राजमाता बाहर निकल आईं और कहने लगी, राजकुमारी रो नहीं। अब मुझे तुम्हारे कथन की सत्यता का पता चल चुका है। माँ, आप यहाँ? राजकुमार राजेंद्र ने आश्चर्य से पूछा। राजकुमार राजेंद्र राजमाता का हाथ पकड़कर उन्हें कक्ष से बाहर ले आए और कहा, माँ, यह पहरेदार इस बात के साक्षी हैं कि राजकुमारी अंजू से मैं ही मिलने आया करता था। लेकिन बेटे, सुमित्रा ने कहा, यह तो पत्थर के हो चुके हैं। बिल्कुल, राजेंद्र ने कहा, यह पत्थर के हैं और इन्हें मैंने ही पत्थर का बनाया था। यह कहकर राजकुमार ने अपनी माला को दोनों पहरेदारों को छुआ दिया। अगले ही पल वे दोनों पहरेदार पुनः सजीव हो गए। राजकुमार ने पूरी कहानी बताई, कैसे उन्हें वाल्मीकि ऋषि से वह जादुई माला मिली थी। राजमाता ने पश्चाताप से कहा, ओह, तो यह करामात तुम्हारी थी। राजकुमार, मैंने तुम्हें बेवजह देश निकाले की सजा दी। राजकुमार राजेंद्र वहां से जाने लगे तो राजमाता ने उन्हें रोका और कहा, रुको राजकुमार, कहाँ जा रहे हो? राजमाता, राजेंद्र ने कहा, मुझे जाने दो। मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया। आपने मुझे देश निकाला दिया था, लेकिन मैं फिर भी छिप छिप कर यहाँ आता रहा। सुमित्रा ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। राजकुमार, अपराधी तुम नहीं थे, दुष्ट वीरेंद्र सिंह था। उसके षड्यंत्र के कारण ही हम तुम्हें दोषी समझ बैठे थे। लेकिन अब तुम कहीं नहीं जाओगे। राजमाता का आदेश पाकर राजकुमार राजेंद्र वहीं रुक गए। उचित समय पर राजकुमारी अंजू ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अपने सुंदर पोते को पाकर राजमाता बहुत खुश हो गई। अब राजमाता सुमित्रा बूढ़ी हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने स्थान पर राजकुमार राजेंद्र को रामपुर का राजा बना दिया और उन सभी के दिन खुशी और शांति से बीतने लगे। रामपुर राज्य में न्याय की परंपरा हमेशा के लिए जीवित हो गई और एक माँ का न्याय अंततः अपने पुत्र के लिए सच साबित हुआ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। गांव के सबसे पुराने घर में, जहां दादी नानी की कहानियों की खुशबू अभी भी दीवारों में बसी थी, वहां कभी खुशियों का राज था। रमाबाई और धीरज लाल का यह छोटा सा संसार था, जहां उनके इकलौते बेटे मोहन की हंसी खुशी गूंजती थी। धीरज लाल कभी गांव के सबसे मेहनती किसान हुआ करते थे। उनके हाथों में जादू था, जो भी बीज वे बोते वह सोना बनकर लहलहाता। रमाबाई की रसोई से निकलने वाली खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती थी। पड़ोसी कहा करते, रमा की हाथ में स्वाद है। मोहन बचपन से ही अपने माता पिता के आंखों का तारा था। स्कूल से आकर सबसे पहले वह अपनी माँ के पास दौड़ता और कहता, माँ, आज मैंने क्लास में फर्स्ट किया। रमाबाई उसे प्यार से सीने से लगाती और कहती, मेरा राजा बेटा। लेकिन समय के साथ बदलाव आया। धीरज लाल के घुटनों में दर्द शुरू हुआ। रमाबाई की आंखों में धुंधलापन बढ़ने लगा। फिर भी वे दोनों अपने बेटे की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। 2 साल पहले जब कुसुम इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तो सारा घर खुशियों से भर गया था। शादी के दिन रमाबाई ने अपने सारे गहने उतारकर बहू को पहनाए थे। यह मेरी माँ के गहने हैं,
बेटी, आज से यह तेरे हैं, रमाबाई ने प्यार से कुसुम के माथे पर हाथ रखते हुए कहा था। कुसुम के पिता ने रमाबाई के हाथ पकड़कर कहा था, भाभी जी, मेरी बेटी को अपनी बेटी समझना, कभी कोई कमी महसूस न होने देना। अरे भाई साहब, यह हमारी लक्ष्मी है, इसे कोई कमी कैसे हो सकती है? धीरज लाल ने आशीर्वाद देते हुए कहा था। पहले महीने तक कुसुम बहुत शांत और समझदार लगती थी। वह रमाबाई के साथ रसोई में काम करती, उनसे खाना बनाना सीखती। धीरज लाल को बाबूजी कहकर सम्मान देती। मम्मी जी, यह सब्जी कैसे बनाते हैं? कुसुम पूछती। अरे बेटा, पहले प्याज को इस तरह काटो, रमाबाई धैर्य से सिखाती। लेकिन धीरे धीरे कुसुम का असली चेहरा सामने आने लगा। शहर में पलीबढ़ी कुसुम को गांव का सादा जीवन पसंद नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता कि उसकी सहेलियां शहर में कितना आराम की जिंदगी जी रही हैं। धीरे धीरे कुसुम का व्यवहार बदलने लगा। पहले वह माँ बाप का सम्मान करती थी, अब उनसे बात करते समय चिढ़ाहट दिखाने लगी। एक दिन सुबह जब रमाबाई दूध गर्म कर रही थी, तो उन्होंने गलती से दूध उबाल दिया। अरे यह क्या किया आपने? सारा दूध खराब कर दिया। कुसुम ने झल्लाकर कहा, माफ करना बेटा, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रमाबाई ने दुखी स्वर में कहा, हमेशा यही बहाना। आंखें खराब है तो रसोई में क्यों आती हैं? कुसुम का स्वर कटु था। धीरज लाल ने यह सुना तो बहुत दुखी हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, इसका तो व्यवहार ही बदल गया है। कल तक जो मम्मी जी कहकर प्यार से बात करती थी, आज वही ऐसे बोल रही है जैसे हम इसके नौकर हों। मोहन इन सब बातों से अनजान था। वह दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थक कर घर आता। घर की स्थिति का उसे पूरी तरह पता नहीं था, क्योंकि कुसुम उसके सामने अपना असली रूप नहीं दिखाती थी। सुबह के 4 बजे थे। अभी अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। रमाबाई अपनी पुरानी हड्डियों के दर्द के बावजूद उठकर घर की सफाई में लग गईं। उनकी उंगलियों में गठिया का दर्द था, कमर में ऐंठन थी, फिर भी वे अपने बेटे और बहू के लिए घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रही थी। झाड़ू पकड़ते समय उनके हाथ कांप रहे थे। आंखों में मोतियाबिंद की वजह से धुंधलापन था, इसलिए वे ठीक से साफ नहीं कर पा रही थी। कोने में धूल रह जाती थी। सूरज की पहली किरण जब घर में आई तो कुसुम की नींद खुली। उसने देखा कि घर में अभी भी धूल के कण हवा में तैर रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है इस बुढ़िया की? कुसुम ने मन ही मन कहा। फिर तेज आवाज में चिल्लाई, ठीक से काम भी नहीं करती, सारा घर मुझे साफ करना पड़ता है। रमाबाई का दिल बैठ गया। वे जानती थी कि उनसे पहले जैसा काम नहीं हो पा रहा, लेकिन वे पूरी कोशिश कर रही थी। बेटी, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, रमाबाई ने धीमे स्वर में कहा। कोशिश? यह है कोशिश? कुसुम ने झाड़ू छीनते हुए कहा। देखिए, इस तरह करते हैं। उसने झाड़ू को इतनी जोर से चलाया कि धूल उड़कर रमाबाई के चेहरे पर आ गई। पास ही धीरज लाल बैठे यह सब देख रहे थे। उनका दिल भर आया। वे उठकर अपनी पत्नी के पास गए। क्यों परेशान हो रही हो? मैं कर देता हूँ, धीरज लाल ने कहा। आप भी बैठिए, आपके घुटनों में दर्द है। मैं कर लूंगी, रमाबाई ने अपने पति को रोकते हुए कहा। कुसुम यह सब सुनकर और भी गुस्सा हो गई। अब एक दूसरे को बचाने का नाटक शुरू कर दिया। काम नहीं करना तो सीधे कह दीजिए। उसी समय घर के पीछे से आवाज आई। पड़ोसी सुंदर काकी अपने बर्तन मांजते हुए गुनगुना रही थी। उनकी आवाज सुनकर रमाबाई को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। कभी मैं भी इसी तरह खुश होकर गाते हुए काम करती थी। रमाबाई ने मन में सोचा। मोहन छोटा था तो वह मेरे पास आकर कहता था, माँ, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। आज वही मोहन नहीं, मोहन तो अच्छा है। यह तो उसकी पत्नी है जो
यह सब सोचते हुए रमाबाई की आंखों में आंसू आ गए। वे अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए काम में लग गईं। इधर कुसुम रसोई में नाश्ता बनाने गई। उसने अपने लिए तो ताज़ा पराठे बनाए, लेकिन रमाबाई और धीरज लाल के लिए कल की बची रोटियां गर्म करके रख दी। यह क्या है? धीरज लाल ने देखा तो पूछा। नाश्ता है, खा लीजिए, कुसुम ने रूखे स्वर में कहा। यह तो कल की रोटी है, धीरज लाल ने धीमे स्वर में कहा। तो क्या हुआ? खराब तो नहीं हुई? मैं क्या रोज नई रोटी बनाऊं? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? कुसुम ने तुनक कर जवाब दिया। रमाबाई ने अपने पति का हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा किया। वे जानती थी कि अगर कोई बात कही तो और भी झगड़ा हो जाएगा। चलिए खा लेते हैं, भगवान का दिया है, रमाबाई ने धैर्य से कहा। खेत में मोहन अपने काम में मगन था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं घर की चिंता थी। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि घर का माहौल बदल गया है। कुछ तो अजीब बात है, मोहन ने अपने दोस्त रामू से कहा। माँ और कुसुम में हमेशा कुछ तनाव सा रहता है। क्यों भाई, क्या हुआ? रामू ने पूछा। पता नहीं यार, घर आता हूँ तो लगता है जैसे कोई चुप चुप का माहौल है। माँ कम बोलती है, पिताजी भी, और कुसुम वो तो मेरे सामने बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ तो बात है। अरे ऐसे तो होता है यार, नई बहू है, समय लगता है सबको समझने में, रामू ने समझाया। हाँ, शायद तू सही कह रहा है, मोहन ने कहा, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। उसी शाम घर जाते समय मोहन ने सोचा कि वह घर की स्थिति को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो कुसुम ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। आइए आइए, कितना काम किया आपने आज। मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा खाना बनाया है, कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन खुश हो गया। उसे लगा कि शायद उसका संदेह गलत था। माँ बाबा कहाँ हैं? मोहन ने पूछा। बाहर आंगन में बैठे हैं, मैंने उनके लिए भी खाना लगाया है, कुसुम ने झूठ बोला। मोहन बाहर गया तो देखा कि उसके माता पिता सादा दाल चावल खा रहे हैं। माँ, यह क्या? मेरे लिए इतना? अरे बेटा, हमारी उम्र में ज्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता, यह सादा खाना हमारे लिए अच्छा है। रमाबाई ने बेटे की नौ परेशानी न बढ़े इसलिए झूठ बोला। मोहन को संतुष्टि हो गई, लेकिन रमाबाई का दिल भर आया कि उन्हें अपने बेटे से झूठ बोलना पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुसुम का व्यवहार और भी बुरा होता गया। अब वह रमाबाई से खुलेआम बदतमीजी करने लगी। एक दिन रमाबाई सब्जी काट रही थी। उनके हाथों में कंपन की वजह से सब्जी के टुकड़े अलग अलग साइज में कट रहे थे। अरे यह क्या काटा है आपने? देखिए तो कैसे बेढंगे टुकड़े हैं, कुसुम ने चिल्लाकर कहा। बेटा, हाथ कांप जाते हैं। कोशिश तो कर रही हूँ, रमाबाई ने दुखी स्वर में कहा। कोशिश? अरे ठीक से नहीं हो सकता तो मुझे क्यों नहीं कह देती? मैं कर देती, कुसुम ने सब्जी का कटोरा छीनते हुए कहा। तो फिर मैं क्या करूं? बैठकर हाथ पर हाथ रखूं? रमाबाई ने हैरानी से पूछा। हाँ, वही करिए, आपकी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ता है, कुसुम ने बेशर्मी से कहा। यह सुनकर रमाबाई को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा भोंक दिया हो। वे चुपचाप उठकर चली गईं। धीरज लाल ने यह सब देखा था। उनका गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन वे अपने बेटे की खुशी के लिए चुप रह गए। जब हरीश और रमेश ने मोहन को शहर की नौकरी के बारे में बताया, तो मोहन की आंखों में नई उम्मीद जगी। सच में 25,000 महीना मिलेगा? मोहन ने उत्साह से पूछा। हाँ भाई, और यह सिर्फ शुरुआत है, काम अच्छा करोगे तो बढ़ती भी मिलेगी, हरीश ने बताया। मोहन के मन में गणना चलने लगी। अभी मैं महीने के 4,500 कमाता हूँ, अगर 25,000 मिलने लगे तो माँ के आंखों का ऑपरेशन,
पिताजी के घुटनों का इलाज, घर की मरम्मत, कुसुम के लिए कुछ गहने, सब कुछ हो सकेगा, लेकिन वहाँ रहना पड़ेगा ना? मोहन ने चिंता जताई। हाँ, कंपनी का हॉस्टल है, खाना पीना सब वहीं मिलता है, रमेश ने बताया। तो फिर घर कैसे आऊंगा? मोहन ने पूछा। महीने में एक बार छुट्टी मिलती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है, हरीश ने कहा। मोहन का मन बना गया। वह घर जाकर इस बारे में सबसे बात करने का फैसला किया। घर पहुंचकर मोहन ने अपने परिवार को नौकरी की खुशखबरी दी। 25,000 महीना। धीरज लाल की आंखें चमक उठीं। बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पिताजी, अब हम सबकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मोहन ने खुशी से कहा। रमाबाई की आंखों में खुशी और चिंता दोनों थी। बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी दूर अकेले रहना पड़ेगा। चिंता मत करो माँ, महीने में एक बार आऊंगा और फोन से बात होती रहेगी, मोहन ने समझाया। कुसुम की आंखों में लालच की चमक थी। 25,000, इतने पैसे तो मैंने कभी देखे भी नहीं हैं। अब तो मैं भी शहरी औरतों की तरह अच्छे कपड़े पहनूंगी, सोने के गहने पहनूंगी, लेकिन बेटा, अकेले सब संभाल पाओगे? धीरज लाल ने चिंता जताई। हाँ पिताजी, और वैसे भी कुसुम है ना यहाँ, वो माँ बाप का ख्याल रखेगी, मोहन ने कुसुम की तरफ देखते हुए कहा। कुसुम ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं सबका ख्याल रखूंगी। रमाबाई के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उन्हें लग रहा था कि कुसुम का वादा सच्चा नहीं है, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकी। 2 दिन बाद मोहन की विदाई का दिन आया। सुबह से ही घर में अलग सा माहौल था। रमाबाई ने अपने हाथों से मोहन के लिए उसके पसंदीदा पराठे बनाए। उन्होंने प्यार से उसका सामान पैक किया। बेटा, यह तुम्हारे पिताजी की पुरानी शर्ट है, सफर में काम आएगी, रमाबाई ने कहा, और यह तुम्हारी दादी की अंगूठी है, हमेशा साथ रखना, तुम्हारी सुरक्षा करेगी। उन्होंने मोहन के हाथ में एक पुरानी अंगूठी रखी। धीरज लाल अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, ईमानदारी से काम करना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। जी पिताजी, मोहन की आंखों में आंसू आ गए। और सुनो, धीरज लाल ने आगे कहा, वहाँ कोई तुम्हें बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, तुम अच्छा काम करते रहना। मोहन ने अपने माता पिता के पैर छुए। माँ बाप का आशीर्वाद है तो सब अच्छा होगा। कुसुम खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई खास भावना नहीं थी, वह बस इंतजार कर रही थी कि मोहन जल्दी चला जाए ताकि वह अपनी मनमानी कर सके। कुसुम, माँ बाप का ख्याल रखना, कोई तकलीफ हो तो पड़ोसियों से मदद लेना, मोहन ने कुसुम से कहा। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं देख लूंगी, कुसुम ने लापरवाही से कहा। मोहन चला गया। रमाबाई और धीरज लाल दरवाजे पर खड़े होकर तब तक देखते रहे जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। मोहन के जाने के ठीक अगले दिन से कुसुम का असली चेहरा सामने आने लगा। पहले तो उसने छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू किया। यह चाय ठीक से नहीं बनी, कुसुम ने रमाबाई की बनाई चाय के बारे में कहा। क्या हुआ बेटा? मैंने वैसे ही बनाई है जैसे तुम्हें पसंद है, रमाबाई ने पूछा। पसंद? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं, अब से मैं खुद चाय बनाऊंगी, कुसुम ने कड़कते हुए कहा। धीरे धीरे कुसुम का व्यवहार और भी खराब होता गया। वह रमाबाई से घर का सारा काम करवाती, लेकिन हर काम में नुक्ता निकालती। यह सफाई ठीक से नहीं हुई, यह खाना बेस्वाद है, कपड़े ठीक से नहीं धुले। रमाबाई हर बार धैर्य से सुनती और फिर से वह काम करती, लेकिन उनका दिल टूटता जा रहा था। एक दिन कुसुम की हद हो गई। रमाबाई फर्श पोंछ रही थी। उनकी कमर में दर्द था, इसलिए वे धीरे धीरे काम कर रही थी। अरे कितनी देर लगाओगी?
मुझे भी तो काम करना है। कुसुम ने गुस्से से कहा। बस हो गया बेटा, 2 मिनट और। रमाबाई ने कहा। 2 मिनट? अभी तक आधा घर भी नहीं हुआ। हटिए, मैं करती हूँ, कुसुम ने पोछा छीनते हुए कहा। फिर उसने इतनी जोर से पोछा मारा कि गंदा पानी रमाबाई की साड़ी पर गिर गया। अरे देखिए क्या किया आपने, रमाबाई ने हैरानी से कहा। मैंने क्या किया? आप ही तो बीच में आ गई। कुसुम ने उल्टा रमाबाई को ही दोष दिया। रमाबाई चुपचाप अपनी साड़ी साफ करने चली गई। वे समझ गई थी कि अब कुसुम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। जैसे ही मोहन की पहली तनख्वाह आई, कुसुम की आंखों में और भी लालच आ गया। मोहन ने 20,000 रुपए घर भेजे थे। वाह, इतने सारे पैसे, कुसुम ने पैसे गिनते हुए कहा। बेटा, यह पैसे घर के खर्च के लिए हैं। मोहन ने कहा था कि पिताजी के इलाज के लिए रखना। रमाबाई ने कहा। इलाज? अभी तो ठीक ठाक है, पहले मेरे कुछ जरूरी काम है, कुसुम ने पैसे अपनी तिजोरी में रखते हुए कहा। लेकिन बेटा, रमाबाई ने कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं। पैसे मेरे पास हैं, तो मैं जानूं कि कैसे खर्च करना है, कुसुम ने तुनक कर कहा। उसी दिन कुसुम ने बाजार जाकर अपने लिए नए कपड़े, चूड़ियां और कॉस्मेटिक का सामान खरीदा। घर के खर्च के लिए कुछ भी नहीं लाई। शाम को जब वह सारा सामान लेकर घर आई तो रमाबाई ने देखा। बेटा, यह सब क्या लाई हो? रमाबाई ने पूछा। मेरे कपड़े थे, मोहन ने कहा था कि जो चाहिए वो खरीद लेना। कुसुम ने झूठ बोला। लेकिन घर के लिए कुछ नहीं लाई? राशन भी खत्म हो रहा है, रमाबाई ने चिंता से कहा। राशन की क्या जल्दी है, अभी चल जाएगा, कुसुम ने लापरवाही से कहा। रमाबाई समझ गई कि कुसुम पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकी। अगले महीने की तनख्वाह आने के बाद कुसुम का व्यवहार और भी घटिया हो गया। अब वह खुलेआम भेदभाव करने लगी। खाने के मामले में तो हद हो गई। कुसुम अपने लिए अच्छा खाना बनाती, लेकिन रमाबाई और धीरज लाल के लिए बासी या सादा खाना रख देती। एक दिन कुसुम ने अपने लिए चिकन करी बनाई। घर में खुशबू फैल गई। धीरज लाल के मुंह में पानी आ गया। वाह बेटा, आज तो बहुत अच्छा खाना बना है, धीरज लाल ने कहा। जी हाँ, मोहन को बहुत पसंद है, सोचा कि बना लूं, कुसुम ने कहा। तो हम सबके लिए परोसो, धीरज लाल ने कहा। अरे नहीं, यह सिर्फ मेरे लिए है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे प्रोटीन की जरूरत है। आपके लिए दाल चावल ठीक है, कुसुम ने बेशर्मी से कहा। धीरज लाल और रमाबाई का दिल बैठ गया। उन्होंने चुपचाप अपना सादा खाना खाया। रात को सोते समय रमाबाई ने अपने पति से कहा, इसका व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। लगता है जैसे हम इसके घर में रह रहे हैं, अपने घर में नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या करें? मोहन को कैसे बताएं? उसकी मेहनत की कमाई से ही तो घर चल रहा है। धीरज लाल ने दुखी होकर कहा। भगवान ही मालिक है, देखते हैं क्या होता है, रमाबाई ने आह भरते हुए कहा। तीसरे महीने में कुसुम का व्यवहार इतना बुरा हो गया कि रमाबाई और धीरज लाल का जीना दूभर हो गया। एक दिन रमाबाई अपनी पुरानी साड़ी धो रही थी। उनके पास सिर्फ 2 साड़ियां थी, इसलिए वे बारी बारी से धोकर पहनती थी। कुसुम ने देखा तो चिल्लाई, अरे यह क्या, अभी तक कपड़े धो रही हैं? मुझे नहाना है। बस 5 मिनट बेटा, हो जाएगा, रमाबाई ने कहा। 5 मिनट? नहीं, अभी हटिए वहां से, कुसुम ने रमाबाई को धक्का देकर कहा। धक्के से रमाबाई लड़खड़ाकर गिर गई। उनके हाथ में चोट लग गई। अरे बेटा, मैं गिर गई, रमाबाई ने दर्द से कराहते हुए कहा। तो क्या हुआ? ठीक से खड़ी हुई होती तो नहीं गिरती, कुसुम ने निर्दयता से कहा। धीरज लाल यह देखकर गुस्से से आ गए।
यह क्या बदतमीजी है? अपनी सास के साथ ऐसे बर्ताव करती हो? सास? अरे ये सास नहीं, बोझ है मेरे ऊपर। मैं इनकी गुलामी करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। कुसुम ने बेशर्मी से कहा, तुम्हारी यह मजाल? हमारे अपने घर में हमसे ऐसे बात करती हो? धीरज लाल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अपना घर? अब यह मेरा घर है, मेरे पति की कमाई से चलता है, आपकी तो कोई आमदनी ही नहीं है। कुसुम ने जहर उगलते हुए कहा। यह सुनकर धीरज लाल का दिल टूट गया। वे समझ गए कि अब यहाँ उनका और उनकी पत्नी का रहना मुश्किल हो गया है। कुसुम को शहर से खबर आई कि मोहन अब अगले 6 महीने तक घर नहीं आ सकेगा, क्योंकि कंपनी का काम बढ़ गया है। यह खबर सुनकर कुसुम की आंखों में शैतानी चमक आई। अब तो पूरी छूट मिल गई। अब मैं इन दोनों बुढ़ड़ों को यहाँ से निकाल दूंगी। एक सुबह जब रमाबाई और धीरज लाल सो रहे थे, कुसुम ने उनके कपड़े और सामान निकालकर आंगन में फेंक दिए। उठिए, निकलिए यहाँ से। कुसुम की चीख सुनकर दोनों की नींद खुली। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? रमाबाई ने डरते हुए पूछा। निकलिए मेरे घर से, आज से आप दोनों यहाँ नहीं रह सकते। कुसुम ने निर्दयता से कहा। यह क्या कह रही हो? यह हमारा अपना घर है। धीरज लाल ने हैरानी से कहा। था आपका घर था, अब मेरा है। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। निकलिए, कुसुम ने और भी अकड़ते हुए कहा। लेकिन बेटा, हम कहाँ जाएंगे? यह तो हमारे बेटे का घर है। रमाबाई ने आंसू भरी आंखों से कहा। मुझे क्या पता आप कहाँ जाएंगे, बस मेरी नजरों से दूर हो जाइए। कुसुम ने क्रूरता से कहा। तुमने जो किया है, इसकी सजा तुम्हें भगवान देगा। धीरज लाल ने कांपती आवाज में कहा। भगवान कुछ नहीं होता, निकलिए जल्दी। कुसुम ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बेचारे रमाबाई और धीरज लाल अपना थोड़ा सा सामान लेकर घर से बाहर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपार दुख। तेज धूप में बेसहारा खड़े रमाबाई और धीरज लाल को देखकर पड़ोसी राम सिंह का दिल पसीज गया। अरे भाई धीरज लाल, यह क्या हाल है? यहाँ धूप में क्यों खड़े हो? राम सिंह ने दौड़कर आते हुए पूछा। धीरज लाल ने आंसू पोंछते हुए सारी कहानी बताई। राम सिंह का दिल भर आया। यह क्या कह रहे हो? कुसुम ने ऐसा किया? राम सिंह ने हैरानी से पूछा। हाँ भाई, अब पता नहीं कहाँ जाएं। मेरी इस उम्र में कहाँ जाकर सिर छुपाएं? धीरज लाल ने रोते हुए कहा। अरे क्या कहते हो? चलिए मेरे साथ, मेरे पास एक पुरानी झोपड़ी है, आप वहाँ रह सकते हैं। राम सिंह ने तुरंत कहा। नहीं भाई, हम तुम्हारे लिए परेशानी का कारण कैसे बन सकते हैं? रमाबाई ने कहा। अरे क्या परेशानी की बात कर रही हैं भाभी जी? हम सब पड़ोसी हैं, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? राम सिंह ने दृढ़ता से कहा। राम सिंह ने उन्हें अपनी पुरानी झोपड़ी में पहुंचाया। वहाँ एक छोटा सा कमरा था, एक चूल्हा था और कुछ बुनियादी सामान था। यहाँ आप आराम से रह सकते हैं, खाने पीने की चिंता मत करिए, हमारे घर से आता रहेगा। राम सिंह ने कहा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, रमाबाई ने आशीर्वाद देते हुए कहा। उस रात रमाबाई और धीरज लाल ने एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोया। वे सोच रहे थे कि जिस बहू को उन्होंने अपनी बेटी समझा था, उसी ने उन्हें घर से निकाल दिया। राम सिंह की झोपड़ी में रहना रमाबाई और धीरज लाल के लिए बहुत कठिन था। वे अपने आरामदायक घर की आदत में थे, लेकिन अब उन्हें जमीन पर सोना पड़ता था। रमाबाई को चूल्हा जलाने में दिक्कत होती थी। उनकी आंखों में धुंधलापन था और हाथों में कंपन था। अरे यह चूल्हा जल ही नहीं रहा। रमाबाई ने परेशान होकर कहा। दे मैं जलाता हूँ। धीरज लाल ने कहा, लेकिन उनके घुटनों में इतना दर्द था कि वे बैठ नहीं सकते थे।
राम सिंह की पत्नी शांति देवी रोज उनके लिए खाना लेकर आती थी। भाभी जी, यह देखिए, आज मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, शांति देवी ने कहा। तुम लोग हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारे लिए बोझ बन रहे हैं, रमाबाई ने दुखी होकर कहा। अरे क्या बात कर रही हैं? आप हमारे बड़े हैं, हमारा धर्म है कि आपकी सेवा करें, शांति देवी ने कहा। पास पड़ोस के लोग भी रमाबाई और धीरज लाल की मदद करने आते थे। कोई दूध लेकर आता, कोई सब्जी, कोई कपड़े। देखिए भाभी जी, गांव के सभी लोग आपका कितना सम्मान करते हैं। और आपकी अपनी बहू ने, शांति देवी ने बात अधूरी छोड़ दी। जाने दे बेटा, शायद उसकी नादानी है। मोहन के आने पर सब ठीक हो जाएगा, रमाबाई ने धैर्य रखते हुए कहा। शहर में मोहन अपने काम में पूरी मेहनत कर रहा था। उसे लगता था कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना रहा है। एक दिन उसके ऑफिस में राकेश नाम का एक आदमी आया। वह बहुत शालीन लग रहा था और महंगे कपड़े पहने हुए था। भाई मोहन, मैंने सुना है आप बहुत ईमानदार और मेहनती हैं, राकेश ने कहा। जी हाँ, मैं अपना काम पूरी मेहनत से करता हूँ, मोहन ने जवाब दिया। मैं आपको एक बिजनेस का ऑफर देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करें तो महीने के लाखों कमा सकते हैं, राकेश ने लुभावना प्रस्ताव दिया। मोहन की आंखें चमक उठीं। लाखों? यह कैसे संभव है? देखिए, मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप 5 लाख लगाइए, मैं भी 5 लाख लगाऊंगा। 3 महीने में 50 लाख का प्रॉफिट होगा, राकेश ने समझाया। मोहन के दिमाग में गणना चलने लगी। 50 लाख? इतने पैसे होंगे तो माँ बाप का पूरा इलाज हो जाएगा, घर भी बड़ा बना सकूंगे। लेकिन मेरे पास 5 लाख कहाँ है? मोहन ने पूछा। अरे यह कोई बड़ी बात है, आप अपने घर से गहने और जमा पूंजी मंगवा लीजिए, 3 महीने बाद सब वापस कर देंगे और साथ में मुनाफा भी मिलेगा, राकेश ने सुझाव दिया। मोहन का मन ललचा गया। उसने घर चिट्ठी लिखी। कुसुम, मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया है। तुम्हारे सारे गहने और जो पैसे बचत में हैं, सब भेज दो। बहुत बड़ा फायदा होगा। कुसुम ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल बैठ गया। वे गहने तो उसकी शान थे, लेकिन मोहन के दबाव में उसने सब कुछ भेज दिया। राकेश ने पैसे लेकर मोहन से कहा, भाई, मैं अभी गुजरात जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा करने। 3 महीने बाद वापस आकर आपको सारे पैसे दूंगा। राकेश चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मोहन को पता चला कि वह एक धोखेबाज था जो लोगों को बहकाकर उनके पैसे ठगता था। जब मोहन को पता चला कि राकेश ने उसे ठग लिया है, तो उसकी दुनिया हिल गई। यह क्या हो गया? मेरे सारे पैसे, कुसुम के गहने, सब कुछ खत्म। मोहन ने अपना सिर पीट लिया। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन राकेश का कोई पता ठिकाना नहीं मिला। वह एक प्रोफेशनल फ्रॉड था। इससे भी बुरी बात यह थी कि कंपनी के मालिक को जब पता चला कि मोहन पैसों के चक्कर में फंसा है, तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। तुम एक जुआरी हो, हमारे ऑफिस में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, मालिक ने कड़कते हुए कहा। मोहन सड़क पर आ गया। उसके पास न पैसे थे, न नौकरी, न कोई जगह रहने की। कुछ दिनों तक वह स्टेशन पर सोया। भूख लगती तो कहीं कहीं से मांगकर खाना खाता। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसे कुछ बदमाशों ने घेर लिया। अरे यह वही है जिसने राकेश के साथ मिलकर हमारे साथी को ठगा था, एक बदमाश ने कहा। नहीं भाई, मैं भी तो ठगा गया हूँ। मैं राकेश का साथी नहीं हूँ, मोहन ने डरते हुए कहा। चुप, हमें पता है तू उसका साथी है, दूसरे बदमाश ने कहा।
उन्होंने मोहन को बुरी तरह पीटा। उसके चेहरे पर खून आ गया, कपड़े फट गए। अगर दोबारा दिखा तो जान से मार देंगे, एक बदमाश ने धमकी देकर कहा। मोहन वहां से किसी तरह भागा। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तब उसे अपने घर और परिवार की याद आई। अब मुझे घर जाना चाहिए, माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मोहन ने सोचा। जब मोहन अपने गांव पहुंचा तो उसकी हालत देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और वह बहुत कमजोर हो गया था। घर पहुंचकर उसने कुसुम को आवाज लगाई, कुसुम। कुसुम दरवाजा खोलकर आई तो मोहन की हालत देखकर चौंक गई। यह क्या हाल है तुम्हारा? कहाँ थे इतने दिन? कुसुम ने पूछा। पहले तुम मुझे माँ बाप से मिलवाओ। वे कहाँ हैं? मोहन ने तुरंत पूछा। कुसुम का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि अब झूठ नहीं छुप सकता। वो कुसुम हकलाने लगी। कहाँ है मेरे माँ बाप? मोहन की आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थी। कुसुम ने पूरी कहानी नहीं बताई, वह अभी भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। मोहन को शक हुआ। वह तुरंत बाहर निकला और पड़ोसियों से पूछने लगा, अंकल, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? घर में नजर नहीं आ रहे। मोहन ने रामेश अंकल से पूछा। रामेश अंकल की आंखें नम हो गईं। बेटा, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे माँ बाप को घर से निकाल दिया है। मोहन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा भोंक दिया हो। क्या? यह क्या कह रहे हैं आप? मोहन ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, 2 महीने पहले की बात है। कुसुम ने बेचारे बुजुर्गों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब वे राम सिंह की झोपड़ी में रह रहे हैं, रामेश अंकल ने दुखी होकर बताया। मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन पहले वह अपने माता पिता से मिलना चाहता था। राम सिंह की झोपड़ी में पहुंचकर मोहन ने जो दृश्य देखा, उससे उसका दिल टूट गया। रमाबाई एक फटी हुई साड़ी पहने जमीन पर लेटी थी। धीरजलाल दीवार का सहारा लेकर बैठे थे। दोनों की हालत बहुत खराब थी। मां, बाप, मोहन की आवाज सुनकर दोनों ने सिर उठाया। कौन है? मोहन, रमाबाई ने कमजोर आवाज में पूछा। हाँ मां, मैं हूँ आपका मोहन, मोहन ने रोते हुए कहा। मोहन अपने माता पिता के पैरों में गिर गया। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको इस हालत में अकेला छोड़ दिया। बेटा, तू कब आया? तेरी बहू ने तो कहा था कि तू 6 महीने नहीं आएगा, धीरजलाल ने कहा। पिताजी, यह सब क्या हुआ? आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? मोहन ने आंसू पोंछते हुए पूछा। रमाबाई ने धीरे धीरे सारी कहानी बताई। कैसे कुसुम ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, कैसे उन्हें घर से निकाला। लेकिन बेटा, कुसुम पर गुस्सा मत करना। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। रमाबाई ने अभी भी अपनी बहू के लिए अच्छे शब्द कहे। मोहन की आंखों में गुस्से की आग थी। नहीं माँ, जो उसने किया है वो अक्षम्य है। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं बेटा, हिंसा से कुछ हल नहीं होगा। पहले तुम मुझे अपनी कहानी बताओ। तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? धीरजलाल ने पूछा। मोहन ने अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उसे धोखा दिया गया, कैसे उसकी नौकरी गई, कैसे उसे पीटा गया। बेटा, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन चिंता मत कर, फिर से मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। रमाबाई ने अपने बेटे को सांत्वना दी। मोहन को अपने माता पिता का प्यार और धैर्य देखकर और भी दुख हुआ। इतनी मुसीबत में भी ये मुझे सांत्वना दे रहे हैं। मोहन अपने माता पिता को लेकर घर लौटा। कुसुम दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। यह क्या है? इन्हें वापस क्यों लाए हैं? कुसुम ने बेशर्मी से पूछा। मोहन का गुस्सा फूट पड़ा। यह क्या कह रही हो? ये मेरे माँ बाप हैं,
और यह उनका घर है। था, उनका घर था, अब मेरा है। मैं इन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, कुसुम ने अड़ियल बच्चे की तरह कहा। मोहन ने कुसुम का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। तुमने यह क्या किया है? मेरे बूढ़े माँ बाप को तुमने घर से निकाल दिया। हाँ, निकाला है और फिर से निकाल दूंगी। मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी, कुसुम ने बेशर्मी से कहा। मोहन ने कुसुम को जोर से धक्का दिया। निकल जाओ मेरे घर से, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। कुसुम डर गई। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी मुसीबत आ गई है। मुझे माफ कर दो, मैं गलती मानती हूँ। कुसुम ने रोना शुरू कर दिया। माफी? जो माँ बाप को रोड पर लाकर खड़ा कर दे, उसके लिए कोई माफी नहीं, मोहन ने गुस्से से कहा। रमाबाई ने मोहन का हाथ पकड़ा। बेटा, गुस्सा शांत कर। यह भी तो हमारी बेटी है। नहीं माँ, जिसने आपको माँ नहीं माना, वो मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? मोहन ने कहा। कुसुम को अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मोहन की दुर्दशा देखकर, अपने सास-ससुर की बुरी हालत देखकर उसे अपनी गलतियों का पता चला। मैंने क्या किया है? पैसों के लालच में मैंने अपना घर ही बर्बाद कर दिया, कुसुम ने मन में सोचा। वह रमाबाई के पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उठ बेटा, गलती हो जाती है, रमाबाई ने प्यार से कहा। नहीं माँ जी, यह गलती नहीं, पाप था। मैंने आपको अपना दुश्मन समझा, जबकि आप तो मेरी माँ हैं, कुसुम ने रोते हुए कहा। धीरज लाल भी द्रवित हो गए। बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा मत करना। नहीं बाबूजी, मैं वादा करती हूँ कि अब से आपकी सेवा करूंगी, आपको माँ बाप से बढ़कर मानूंगी, कुसुम ने सच्चे दिल से कहा। मोहन अभी भी गुस्से में था। इसकी बातों में मत आइए, यह बहुत झूठी है। नहीं मोहन, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे अहंकार हो गया था, अब मैं बदल गई हूँ, कुसुम ने सच्चाई से कहा। रमाबाई ने मोहन को समझाया। बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, माफ करना भी धर्म है। धीरे धीरे मोहन का गुस्सा शांत हुआ। उसने कुसुम को एक और मौका देने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन अब अगर माँ बाप के साथ जरा भी बुरा व्यवहार किया तो नहीं करूंगी मोहन, कसम खाती हूँ, कुसुम ने दृढ़ता से कहा। उसी दिन से कुसुम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह रमाबाई को कोई काम नहीं करने देती, उन्हें आराम करने को कहती। माँ जी, आप बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ, कुसुम ने कहा। अरे बेटा, तू अकेली सब काम करेगी? रमाबाई ने पूछा। हाँ माँ जी, अब मैं सब संभाल लूंगी, आप तो मेरी माँ है, माँ से काम करवाना पाप है, कुसुम ने सच्चे दिल से कहा। धीरज लाल की आंखों में खुशी के आंसू आए। यह वही कुसुम है जो शादी के समय आई थी। कुसुम ने घर का सारा काम अपने हाथों में ले लिया, खेत में भी काम करने जाने लगी, मोहन के साथ मिलकर परिवार चलाने की कोशिश करने लगी। मैं सिलाई सीखूंगी, गांव की औरतों के कपड़े सिलकर पैसे कमाऊंगी, कुसुम ने एक दिन कहा। यह बहुत अच्छा विचार है, मोहन ने खुशी से कहा। कुसुम ने गांव की दर्जी से सिलाई सीखी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। मोहन ने भी हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम करके पैसे जोड़े, मजदूरी के साथ साथ खेती भी की। बेटा, अब तो घर में खुशहाली आ गई है, रमाबाई ने खुशी से कहा। जी माँ जी, अब तो हम सब मिलकर अच्छा जीवन जी रहे हैं, कुसुम ने कहा। 1 साल बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुधर गई कि वे रमाबाई के आंखों का ऑपरेशन करवा सके। अरे वाह, अब तो मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है, रमाबाई ने ऑपरेशन के बाद खुशी से कहा। धीरज लाल के घुटनों का भी इलाज हुआ।
अब वे बिना दर्द के चल फिर सकते थे। भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया, धीरज लाल ने आंसू पोंछते हुए कहा। 2 साल बाद कुसुम ने एक बेटे को जन्म दिया। रमाबाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा पोता कितना प्यारा है, रमाबाई ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा। माँ जी, यह बच्चा आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआओं का फल है, कुसुम ने श्रद्धा से कहा। धीरज लाल भी बहुत खुश थे। अब तो घर में चहल पहल हो गई। मोहन अपने परिवार को देखकर बहुत संतुष्ट था। सच में कहते हैं, माता पिता के आशीर्वाद से घर में खुशियाँ आती हैं। कुसुम अब पूरी तरह बदल गई थी। वह रमाबाई को अपनी सच्ची माँ मानती थी और धीरज लाल को अपना पिता। मैं कितनी गलत थी पहले। मैंने सोचा था कि ये मेरे दुश्मन हैं, लेकिन ये तो मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक निकले। कुसुम ने एक दिन मोहन से कहा। अब समझ आया ना, माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है, मोहन ने कहा। अब कुसुम गांव की दूसरी नई बहुओं को सलाह देती थी। देखो बहनों, मैंने गलती की थी, माता पिता को बोझ समझा था, लेकिन असली बोझ तो अपने अहंकार का होता है। कुसुम ने गांव की महिला सभा में कहा। सही कह रही हो कुसुम, सास ससुर तो घर के स्तंभ होते हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा। मैंने सीखा है कि खुशी सिर्फ पैसों में नहीं है, अपनों के साथ प्यार से रहने में है, कुसुम ने आगे कहा। रमाबाई गर्व से अपनी बहू को देख रही थी। भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी को सद्बुद्धि मिली। एक दिन जब गांव के जमींदार साहब के यहाँ पारिवारिक कलह हुई, तो उन्होंने मोहन के परिवार से सलाह मांगी। मोहन भाई, आपके घर में इतनी शांति कैसे है? हमारे घर में तो रोज झगड़ा होता है, जमींदार साहब ने पूछा। जमींदार साहब, जब घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, तो घर में शांति अपने आप आ जाती है, मोहन ने जवाब दिया। इस कहानी के अंत में मोहन, कुसुम, रमाबाई और धीरज लाल एक आदर्श परिवार बन गए थे। उनके घर में अब कोई कलह नहीं था, सिर्फ प्यार और सम्मान था। आज भी यह परिवार गांव में एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। लोग कहते हैं, मोहन के घर जैसी शांति और खुशी होनी चाहिए हर घर में। दोस्तों, जहां माँ बाप का आदर है, वहां लक्ष्मी का वास है, और जहां प्रेम है, वहां परमात्मा का वास है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।